इसके पहले के लेक्चर में हमने राउल्ट्स के दो लॉ के बारे में स्टडी की थी कि वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। मीन्स दो लॉ ऐसे थे, लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। अब राउल्ट का लास्ट एंड थर्ड लॉ है कि जिसमें आप देखते हो तो राइट राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड एक्सप्लेन इट। या तो अदरवाइज ये लो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स सॉलिड फॉर्म है कि जिसकी वेपर नहीं हो सकती, और सॉल्वेंट है जो लिक्विड फॉर्म में ही है। सभी सॉल्यूशन में जो आपके पास सॉल्वेंट है वो लिक्विड ही है, पर आप सॉल्यूट कौन से फॉर्म में ले रहे हो उस पे राउल्ट का लॉ डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम जब उस दोनों को मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन जब क्रिएट करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन फाइंड करना है, तो ये राउल्ट्स के लॉ के हिसाब से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, सपोज मान लो वाटर भी है, तो उसका आप जो वेपर प्रेशर फाइंड करोगे, बट आफ्टर देन सम टाइम आप उसमें क्या ऐड करोगे? सॉल्यूट। कोई भी सॉलिड सॉल्यूट, सपोज 1 मोल मैंने सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। मीन्स उसका मीनिंग ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज लेस होता है। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज लेस होता है, डिक्रीज होगा, इसीलिए उसका लेस होगा। तो उसके लिए राउल्ट लॉ की स्टडी करते हैं हम यहाँ पे कि देखो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन दैट द प्योर सॉल्वेंट। कि सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर आप देखते हो तो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा? लेस होगा। बिकॉज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कि यहाँ पे ये बताता है कि जो वेपर प्रेशर होगा जो सॉल्यूशन का वो किस पे डिपेंड रहेगा? कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स मीन्स आप कितना उसमें सॉल्यूट मीन्स सॉलिड सब्सटेंस ऐड करते हो उस पे डिपेंड रहेगा। रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे आप देखते हो तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड रहेगा? ओनली सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे ही। हमने आगे के लॉ में देखा था कि दोनों लिक्विड थे, इसलिए जो सॉल्यूशन बनता था उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के वेपर प्रेशर पे डिपेंड था। वहाँ पे हम दोनों का सम करते थे। पर यहाँ पे जो सॉलिड है उसका वेपर ही नहीं होगी तो उसका वेपर प्रेशर आएगा ही नहीं, इसीलिए जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड रहेगा? सॉल्वेंट पे ही, ओनली सॉल्वेंट पे ही डिपेंड रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ कि जो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P10, या तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। P1 मीन्स है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड या तो आप जो आपका सॉल्वेंट ले रहे हो उसका है, और x1 मीन्स मोल फ्रैक्शन है, उसके जितने भी मोल फ्रैक्शन है वो। प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मैं यहाँ पे P10 का यूज़ करता हूँ। सो इक्वेशन होगा P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P10। ये इक्वेशन सॉल्वेंट के लिए है। एज इट इज़ दूसरा इक्वेशन आप सॉल्यूट के भी लिए लिख सकते हो, पर यहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड है इसीलिए उसका वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट। सो राइट देन P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P10, where P10 is equal to pure vapor pressure of solvent, then call equation 1। इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। नेक्स्ट कि द रिड्यूस इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कि जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि उसमें जब हम सॉल्वेंट ऐड करें, सॉल्यूट ऐड करेंगे
तो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए उसका वेपर प्रेशर जो एक्चुअल में आपका सॉल्वेंट का है उतना रहेगा नहीं, डिक्रीज होगा। तो जिसके लिए हम यहाँ पे ये इक्वेशन का यूज़ करते हैं कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P1, P10 माइनस P1, P10 मीन्स प्योर सॉल्वेंट का है और P1 वो सॉल्वेंट का ही है, पर कब, जब सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट है तब, मीन्स सॉल्यूट ऐड करने के बाद का है, तो उतना उसका डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे हमने आगे देखा था कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P1 की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में थी, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। देन डिफरेंस होगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P10 इंटू x1। देन P10 कॉमन ले लेता हूँ तो इक्वेशन होगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 इंटू 1 माइनस x1। आगे भी लॉ में हमने बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन है तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, देन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे 1 है वो सॉल्वेंट के लिए और 2 है वो सॉल्यूट के लिए है। तो x2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस x1। सो 1 माइनस x1 के बदले हम क्या लिखेंगे, x2। देन इक्वेशन फाइनली ऐसा होगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P10 इंटू x2, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2, देन कॉल इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन सॉल्यूशन कनेक्टिंग देन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, देन द वेपर प्रेशर डिपेंड ऑफ द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन डिफरेंट सॉल्यूट। ठीक है, कि उसमें आप कितना ऐड करते हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P10, डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P10 मीन्स क्या किया मैंने, जो इक्वेशन 2 था उनमें से P10 को सामने के साइड नीचे डिवाइड में ले गए, तो सो डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू क्या होगा, x2। देन ये x2 है। अब हमारे पास डेल्टा P1 की भी वैल्यू थी, P1 इज इक्वल टू क्या था, तो P10 माइनस P1, देन पुटिंग द वैल्यू, सो इक्वेशन होगा P10 माइनस P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू x2, इज इक्वल टू क्या होगा, x2। तो इसके लिए इसे हम इक्वेशन नंबर 3 या 4 दे रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल द मोल फ्रैक्शन ऑफ x2, कि जैसे इक्वेशन 4 के हिसाब से आप देखते हो तो उसकी वैल्यू है ही आपके पास कि P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू x2 है, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आगे भी आपने देखा था कि मोल फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या होगी, मोल ऑफ कंपोनेंट मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसे मैं N2 से शो करूँगा, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट के लिए हमने 1 लिया था इसलिए N1, और सॉल्यूट के लिए 2 था तो N2। देन फाइनली इक्वेशन ऐसा होगा P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू x2 के बदले हम क्या लिखेंगे, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, वेर मैंने बताया उस तरह के N1 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड N2 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। बट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, के डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा कि सॉल्यूट है वेरी 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 लेस प्रोपोर्शनल में होगा। सो N2 is very 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 less than N1, so N2 is negligible comparison of N1, then N1 plus N2 is equal than N1, कि N2 को हम क्या करेंगे, नेग्लेबल करेंगे, कि बहुत लेस प्रोपोर्शनल में है N1 की कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये इक्वेशन में वैल्यू लिखेंगे 5 में, तो P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 डिवाइडेड बाय N1, ओनली N1 ही लिखना है, N2 को हमने नेग्लेक्ट किया N1 की कंपैरिजन में। और N मीन्स है मोल, तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 एंड N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इन इक्वेशन नंबर 6। देन फाइनली इक्वेशन P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, कि आपने क्या लिखा, N2 की वैल्यू और N1 की वैल्यू लिखी है। तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन होगा कि
P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो ये आपका इक्वेशन है कि जिसके हिसाब से आप कोई सॉल्यूशन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हो। और जहाँ पे आपको मालूम है W1, W2, M1, M2 की वैल्यू क्या है कि W1 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, M1 मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड M2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके अलावा P10 इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो आपको दिया होगा, और P1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पर कौन सा सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सॉल्ट के लिए, जो जिसके हिसाब से ये फॉर्मूला के हिसाब से आप उसका वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद उसका वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, मीन्स सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। उसके लिए आपके पास बाकी जो चीज़ है वो आपको दी होगी कि इतना सॉल्यूट है, उतना वेट सॉल्वेंट का है, दोनों के नेम दिए होंगे, इसके हिसाब से आप उसका मोलर मास फाइंड कर सकते हो। और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट का भी प्योर वेपर प्रेशर मीन्स P10 भी आपको दिया होगा। तो ये राउल्ट के 3 लॉ थे। तो नेक्स्ट हम उसके बाद मोलर एलिवेशन और मोलर डिप्रेशन जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन इट, एंड व्हाट इज मोलर एलिवेशन, एक्सप्लेन। तो एक्चुअल में ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के हैं, मीन्स कंटिन्यू इक्वेशन है, ऐसा भी कह सकते हैं पूरा क्वेश्चन कि जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है और मोलर एलिवेशन है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये शो करना चाहता है कि सपोज आपके पास वाटर है, तो आप सब जानते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स 373.15 केल्विन। बट वो वाटर है, वो सॉल्वेंट है, और उसमें मैं कोई सॉल्यूट ऐड करता हूँ तो हो गया फिर वो सॉल्यूशन। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373.15 केल्विन वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा नहीं। तो मुझे वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो कैसे करना है, तो वो मैं यहाँ से ये फॉर्मूला से मैं फाइंड कर सकता हूँ, मीन्स ये मोलर एलिवेशन से। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हो आप, तो ऑलवेज उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ऑलवेज उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो कितना इंक्रीज होगा, देन इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बट वेयर, तो जब भी आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हो तब। अब सिंपली मेथड आप सब जानते हो कि किसी भी सब्सटेंस मीन्स कोई भी लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट किसे हम कहते हैं, तो सिंपल है कि जो टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस बॉइल होने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। सपोज फॉर एग्जांपल वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, तो देन इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बट एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो कोई अदर मेथड भी ऐसे है कि जब भी कोई लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, जब भी कोई लिक्विड है उसका, फिर वो प्योर सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, किसी भी का वेपर प्रेशर कितना हो 1 एटमॉस्फेयर मीन्स 1.013 बार जब वेपर प्रेशर हो जाए किसी भी लिक्विड का, तब समझ लेना कि ये उसका बॉइलिंग पॉइंट ये टेम्परेचर पे होगा। सपोज मान लो मैंने वाटर है उसमें थर्मोमीटर को नेग्लेबल किया है, उसे रखा है पर मैं देखता नहीं हूँ और मैं उसे हीट देता रहूँ, तो मैं ऐसा नहीं देखूँगा कि 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब वो बॉयल होगा, पर मुझे ये देखना है कि कब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है या तो उसका वेपर प्रेशर 1.013 बार। जब उसका वेपर प्रेशर 1.013 बार हो जाएगा तो तब जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस हमें वाटर के लिए नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, उसका वेपर प्रेशर इतना। एज इट इज कोई भी सॉल्यूशन है या कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, तो जो टेम्परेचर इन शॉर्टली जब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जो टेम्परेचर पे, तो वो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आपके पास सपोज क्या है, वाटर है,
तो वो कितने टेम्परेचर पे उसका एटमॉस्फियर, या तो कितने टेम्परेचर पे वो 1 एटमॉस्फियर वेपर प्रेशर करेगा। तो सिंपल है कि 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373.15 केल्विन पे उसका वेपर प्रेशर 1 बार होगा। अब टेम्परेचर एज इट इज़ है, पर मैं उसमें मान लो कोई शुगर है या कोई सॉल्ट है या ग्लूकोज है, कोई भी सॉल्यूट ऐड करता हो, तो टेम्परेचर कितना रहेगा 373.15 ही, बट वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, 1 एटमॉस्फियर से लेस हो जाएगा। तो वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हम नहीं कह सकते उसका, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर 1 बार है नहीं। तो मुझे वो 1 बार वेपर प्रेशर लाने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो 373.15 केल्विन था उसमें इंक्रीज हुआ। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज मीन्स ये करने के लिए मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा। जब भी उसका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का 1 बार हो जाएगा, तब जो टेम्परेचर होगा उसे हम उसका क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। पर मुझे वो वेपर प्रेशर 1 बार या तो 1 एटमॉस्फियर करने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा, मीन्स उसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, उसे हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर, सच टेम्परेचर इज नो एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। क्या बता रहे हैं कि जब भी कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर है वो किसका, एटमॉस्फेयर प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स 1 एटमॉस्फेयर है, 1 बार भी आप कह सकते हो, दोनों में लॉन्ग डिफरेंस नहीं है। 1.013 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, मीन्स हम कई बार 1 बार भी कह सकते हैं उसे, मीन्स 1 एटमॉस्फेयर होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, वो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे वाटर बॉइल्स एट 373.15 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एट द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1 एटमॉस्फेयर। मैंने आगे भी बताया था कि 1 एटमॉस्फेयर पे जो आपका वाटर है उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा वाटर का, तब बॉइलिंग पॉइंट उसका 373.15 होगा। तो यहाँ पे भी आपको वही बताना चाहते हैं कि 373.15 केल्विन पे जो वाटर है उसका बॉइलिंग वेपर प्रेशर 1 बार हो गया, इसलिए 1 बार हुआ तो वो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। जैसे उसके अलावा देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द वेपर प्रेशर ऑफ अन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज लेस देन 1.013 बार या तो 1 एटमॉस्फेयर एट 373.15 केल्विन। जैसे आपके पास यहाँ पे कोई सुक्रोज है, तो सुक्रोज का सॉल्यूशन है तो आप ये टेम्परेचर पे ही मेज़र करोगे तो उसका एटमॉस्फेयर मीन्स वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर या तो 1.013 बार होगा नहीं, क्योंकि वो सॉल्यूशन हो गया, उसमें मैंने वाटर में सुक्रोज ऐड किया। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर वही रहेगा पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर 1 बार नहीं होगा तब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए मुझे उसमें इंक्रीजिंग करना पड़ेगा, किसमें, टेम्परेचर में। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ देन इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे देखते हो कि द ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉइल इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज टू 1.013 बार, कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, 1.013 बार। तो जो टेम्परेचर का यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा या तो जो इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए उसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उसके रिलेटेड ही सेम मोलर एलिवेशन है या तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो, कि ये जो है वो आपको ये शो करता है कि कोई सॉल्यूट है तो वो ऐड करने के बाद सॉल्यूशन क्रिएट होता है तो कितना वेपर प्रेशर मीन्स 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर करने के लिए कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डिपेंड किस पे है, तो डिपेंड वो सॉल्यूट आपने कौन सा लिया है, कितने प्रोपोर्शनल में सॉल्यूट ऐड किया है, वो सभी पे डिपेंड होता है। इसलिए कि
टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा वो फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक जो फॉर्मूला है वो हम ऑब्टेन करते हैं। तो देखो कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्व 1 ग्राम मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन। एक चीज यहाँ पे मोलल लिया है, मोलल मीन्स से यूनिट ऑफ मोलालिटी, मीन्स आप वन मोलालिटी के लिए हम क्या लेते हैं, तो पहले तो मैं बता दूं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। तो 1 kg मैंने लिया है वाटर, सपोज मान लो उसमें मैं कोई भी सब्सटेंस 1 मोल ही ऐड करूँगा तो सभी का वेपर प्रेशर जो है 1 बार करने के लिए सभी में सेम टेम्परेचर का इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 98 ग्राम, मैंने जो 98 ग्राम है सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहा हूँ, 60 ग्राम है मैं सपोज मान लो यहाँ पे यूरिया ऐड किया है, 180 ग्राम सपोज मान लो ग्लूकोज लिया है, 342 ग्राम सपोज मान लो शुगर ऐड किया है। तो ये सभी मैं सॉल्यूशन में ऐड करता हूँ एक केजी सॉल्वेंट में, कि एक केजी सॉल्वेंट मैंने लिया, उसमें सभी में फर्स्ट में मैंने सपोज 60 ग्राम यूरिया ऐड किया, दूसरे में 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, थर्ड में मैंने 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया, फोर्थ में मैंने 342 ग्राम क्या ऐड किया, शुगर। तो सभी सॉल्यूशन बन गए, इसलिए उसका जो टेम्परेचर था वाटर का 373.15 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर पे बॉइलिंग पॉइंट था। पर अब क्या होगा, टेम्परेचर उतना रहेगा पर जो उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वापस 1 एटमॉस्फेयर करने के लिए सब में टेम्परेचर मुझे देना पड़ेगा, तो जो टेम्परेचर है वो इक्वल देना पड़ेगा। आपने बोला कि सर सब में सब्सटेंस तो हमने डिफरेंस प्रोपोर्शनल में ऐड किया, फिर भी सभी का टेम्परेचर क्यों सेम इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज तो मैंने यहाँ पे सब्सटेंस के वेट डिफरेंस लिए पर सभी के मोल कितने 1, इसलिए 1 मोलल सॉल्यूशन ही है सब। तो 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए सभी का सॉल्यूशन जो बना है 1 मोलल ही होगा। 1 मोलल शुगर सॉल्यूशन होगा, 1 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन होगा, 1 मोलल सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन होगा, 1 मोलल यूरिया का होगा। तो सभी 1 मोलल सॉल्यूशन ही है, तो सभी का टेम्परेचर सेम इंक्रीज करना पड़ेगा कि जिसके हिसाब से उसका वेपर प्रेशर 1 बार हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, कि जो सॉल्वेंट है उसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज हायर होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करना है इसलिए हायर ही होगा। इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, कि जैसे मैंने बताया उस तरह के सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल पे डिपेंड रहेगा कितना आप ऐड करते हो। सपोज मान लो जैसे यहाँ पे मैं TB0 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कि जैसे आप ग्राफ में भी देख रहे हो कि जो TB0 है वो सॉल्वेंट का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। उसके सामने आपको रेड लाइन डॉटेड डॉ की है जहाँ पे आप देखते हो कि जो उसका वेपर प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर या तो 1.013 बार है। अब सपोज मान लो मैंने क्या किया, सॉल्वेंट तो था, थोड़ा सॉल्यूट ऐड किया इसलिए बन गया सॉल्यूशन। सपोज में वो सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन बनेगा तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, तब तक मुझे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा नहीं। इसलिए मैंने क्या किया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वापस 1 करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज किया। जैसे आप दूसरी ग्रीन लाइन देख रहे हो, तो जो TB0 था वो सॉल्वेंट का है और TB है वो सॉल्यूशन का है, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो वापस उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेयर। जैसे सॉल्वेंट के लिए देखते हो तो TB0 पे उसका वेपर प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, और सॉल्यूशन के लिए देखते हो तो TB मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज किया थोड़ा सा, तो जो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस मिला वो मिलेगा डेल्टा TB। मीन्स ये इक्वेशन आप यहाँ पे हम जो इक्वेशन फाइंड करेंगे उससे आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलेगा पर कितना इंक्रीज किया वो मिलेगा। फिर वो आप सॉल्वेंट के जो है उसमें ऐड करके आप सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने बताया उस तरह डेल्टा TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देन इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0, क्योंकि TB है वो ज़्यादा है और TB0 वो सॉल्वेंट के लिए वो लेस है। तो कितना इंक्रीज किया तो ये डिफरेंस आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो।
तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा वो सिंपल है कि आगे भी हमने बताया किस पे डिपेंड रहेगा, तो उसके मोलल मीन्स मोल के प्रोपोर्शनल में रहेगा, जो मोलल कॉन्सेंट्रेशन है उसके। तो मोलल मीन्स मोलालिटी का यूनिट है। तो देखो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। कि सॉल्यूट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है मीन्स कितना सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है, पर कौन सी मोलल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलालिटी। So delta TB is directly proportional to small m। प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मैं यहाँ पे KB लिखता हूँ कांस्टेंट। सो डेल्टा TB is equal to KB into m where m is equal to molality and KB is equal to molar elevation constant। molar elevation constant द यूनिट ऑफ KB। तो यहाँ पे KB का यूनिट आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। याद रखना केबी का यूनिट कौन सा होगा, केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2, W2 क्या है, तो सॉल्यूट आपने जो ऐड किया है उसका वेट है, मोलर मास उसका सपोज मान लो M2 है, इस डिसॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का हम क्या लेते हैं यहाँ पे वेट लेते हैं क्योंकि मोलालिटी है, तो W1 ग्राम जो है आपके पास सॉल्वेंट है। देन द मोलालिटी m ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय के, तो हम मोलालिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, तो m इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। हमने आगे भी आपको ये फॉर्मूला मोलालिटी का बताया था, जहाँ पे हम सिर्फ ऐसा लिखते थे कि मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स W2 मास डिवाइडेड बाय लिखते थे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट W1, पर वो केजी में लेते थे, यहाँ पे हमने ग्राम में कर दिया इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया है। सो M2 की वैल्यू हम लिखेंगे इक्वेशन 1 में। देन इक्वेशन 1 के देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, देन डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो ये इक्वेशन है, उससे आप फाइंड कर सकते हो कि कोई भी सॉल्यूट है वो ऐड करने से जो सॉल्यूशन बनेगा तब कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको डेल्टा TB की वैल्यू मिल सकती है वेर KB इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो आपको दिया होता है, W2 मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट जो भी आपको मालूम होता है कि इतने ग्राम सब्सटेंस डिसॉल्व किया है, M2 मीन्स उसका नेम दिया होता है, उससे आप उसका मोलर मास फाइंड कर सकते हो, W1 मीन्स जो सॉल्वेंट है उसका मास है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, तो इससे आपको टेम्परेचर इंक्रीज किया वो मिलेगा। पर सपोज मान लो आपको न्यूमेरिकल्स में ऐसा पूछे फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सिंपल है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वाटर का जो है उसमें ये ऐड कर देना है, इसलिए सॉल्यूशन का कि वाटर का 303.15 तो था ही, पर उसके बाद सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बना तो इतना इंक्रीज करना पड़ा, तो वो उसमें ऐड कर दो, मीन्स आपको सॉल्यूशन का क्या मिल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। कई बार सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया होता है पर जो सब्सटेंस है वो अननोन दिया होता है कि कौन सा सब्सटेंस है वो दिया होता नहीं है, सब्सटेंस का वेट दिया होता है, मास दिया होता है, बट अननोन सब्सटेंस है इसलिए आप उसका मोलर मास नहीं फाइंड कर सकते। तो जो दूसरा फॉर्मूला उससे आप मोलर मास भी फाइंड कर सकते हो, जैसे कि M2 को सब्जेक्ट बना के। सो देन फॉर्मूला इज M2 इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू W1। तो ऐसे कोई भी सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज होता है, तो वेपर प्रेशर वापस 1 बार करने के लिए जो हम इंक्रीज करते हैं उसे ये बॉइलिंग पॉइंट या तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, पर वो मोलालिटी पे डिपेंड है इसलिए उसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB के हिसाब से हम ये कांस्टेंट लेते हैं। दूसरी चीज़ के नेक्स्ट इसके बाद के क्वेश्चन में हम एज इट इज़ ही आएगा सेम, बट जो इंक्रीज हो रहा है उसके बदले डिक्रीज होगा, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है। ठीक है, कि जो एलिवेशन कांस्टेंट था बॉइलिंग के लिए उसके बदले फ्रीजिंग है, तो सॉल्यूट है वो ऐड करने से जो बॉइलिंग पॉइंट के बदले फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना डिक्रीज होगा वो फाइंड करना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी स्टडी करेंगे।